वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सब्दिन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज अपन प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहले बेसिक समझेंगे आराम से, उसके बाद अपने मेंस के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले 11th 12th वाला जो पार्ट है पहले वो कवर अप करेंगे, उसके बाद जी मेंस के PYQs करेंगे। तो लिखिए आज पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में। यस, प्रायिकता। देखो पहले कुछ डेफिनेशन तो सिर्फ समझ लो। सबसे पहले बात आती है इसमें कोई भी एक एक्सपेरिमेंट की, है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? उसके आउटकम जो होंगे ना, जो निष्कर्ष निकलेंगे वो कैसे होंगे? कोई भी निष्कर्ष काउंट हो जाएंगे क्या? मीनिंगफुल होंगे। मतलब ऐसी घटना जिसके जो निष्कर्ष हो या आउटकम हो, जो आउटपुट हो, ठीक है, जो निष्कर्ष निकलते हैं वो मीनिंगफुल हो। हाँ, अर्थफुल हो। अर्थफुल नहीं होता यार, अर्थ का क्या, अर्थपूर्ण हो। ठीक है, तो मीनिंगफुल आउटकम उसे बोलेंगे अपन एक्सपेरिमेंट। मतलब ऐसे प्रयोग, मतलब ऐसी कोई भी घटना, कोई भी एक्टिविटी करना जिसके जो निष्कर्ष है उनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, अब बात आती है इवेंट की, जिसे अपन बोलते हैं घटना। ठीक है, और साथ में ये एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन सैंपल स्पेस, जिसे आप बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हिंदी कम बैठती है, इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें आप सिंबल से फॉर्म करते हैं। सैंपल स्पेस को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, एक्सपेरिमेंट इवेंट को ई से प्रदर्शित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं सारी चीजें इंग्लिश में भी बता रहा हूँ साथ में, और हिंदी में भी। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सभी निष्कर्षों का समुच्चय, सभी आउटकम का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समुच्चय मतलब सेट, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसे बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट किया वो तो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, उसके जितने भी आउटकम बनेंगे, जो भी निष्कर्ष बनेंगे, वो सैंपल स्पेस कहलाएंगे। अब उसमें से कोई घटना घटित होगी। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए हमने ताश की गड्डी के अच्छे से फेंटा गया, 52 पत्तों की गड्डी है, अगर कोई 2 पत्ते निकाले गए तो वो एक घटना है। 2 पत्ते निकालना घटना है। एक्सपेरिमेंट क्या है? जो ताश की पत्ती का पूरा प्रोसेस है वो पूरे एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आउटकम क्या है? आउटकम ताश के सारे पत्ते, सभी पत्ते आउटकम में आएंगे, सैंपल स्पेस में जाएंगे। पूरे 52 के 52 पत्ते सैंपल स्पेस में जाएंगे, पूरे 52 पत्ते सैंपल स्पेस में जाएंगे। ताश को फेंटना वो एक्सपेरिमेंट में आएगा, और इवेंट में क्या आएगा? 2 पत्ते निकालना, 3 पत्ते निकालना, राजा निकालना, रानी निकालना, गुलाम निकालना। ठीक है, कोई भी पत्तों को ड्रॉ करना, वो सारे आएंगे घटना के अंदर। ठीक है, तो घटना क्या होगा? किसका पार्ट होगा घटना? हमेशा एक्सपेरिमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसी का हिस्सा होगा। इसका मतलब जो घटना घटित होगी वो सैंपल स्पेस के अंदर से होगी। जो घटना घटित होगी वो सैंपल स्पेस के अंदर से होगी। मतलब सैंपल स्पेस पूरा फुल रेंज है, तो कोई भी इवेंट जो हो रहा है, कोई भी घटना जो घटित हो रही है, उसकी हमें स्टार्टिंग और लास्ट पूरी रेंज पता होगी। लेकिन एट ए टाइम क्या होगा ये पता नहीं होगा, उसकी प्रायिकता हम निकालते हैं। ठीक है, मैंने अगर कॉइन उछाला, इसको वैसे समझो, मैंने कॉइन उछाला तो आपको पता है क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? हेड या टेल। उस समय क्या आया वो होने के बाद पता लगेगा, पहले पता नहीं लगेगा उस समय क्या आया। ये पता है कि उसकी रेंज क्या है, या तो हेड या टेल। अगर आपने डाइस है, डाइस मतलब पासा है, पासे में 1 से 6, ठीक है, लेकिन 1 से 6 में से आएगा, रेंज तो हमें पता है, लेकिन आया क्या ये जब फेंक देंगे जब पता चलेगा। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, घटना, पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब आती बात इसमें प्रतिदर्श समष्टि हो गया आपका। यस, फेवरेबल इवेंट मतलब अनुकूल घटनाएं।
अनुकूल घटना, जिसको आप बोलते हो फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल मतलब हमें जो चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पासा फेंका और पासे पर सम संख्या आना एक घटना होगी। अगर उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसे क्या बोलेंगे, वो हमारे अनुकूल घटना है। सम संख्या आना हमारे अनुकूल घटना है, और विषम संख्या आना घटना तो है बट हमारे अनुकूल नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो सम संख्या के लिए गणना कर रहे हैं। हमने बोला एक पासा फेंका और उसमें एक संख्या का 2 से ज्यादा आना, तो 2 से ज्यादा आना हमारे लिए फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। एक बात और बताइए, क्या एक एक्सपेरिमेंट से घटना एक ही बन सकती है, 2 बन सकती है, या कितनी भी बन सकती है? एक बन सकती है, 2 बन सकती है, कितनी भी बन सकती है? कितनी भी बन सकती है, कितनी भी। जैसे मैंने डाइस फेंकी, सम संख्या आना, विषम संख्या आना, 1 से ज्यादा आना, 2 से कम आना, 3 से ज्यादा आना, 5 से कम आना, कुछ भी, ठीक है। तो कितनी भी बन सकती है, ओके। अब इसके बाद आता है अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। प्रायिकता का जो चैप्टर है पूरा डिटेल में आता है इंजीनियरिंग में भी, 3rd सेम में, मतलब तीसरे सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में मैथ्स का पार्ट चलता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईयर में भी चलता है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम में भी चलता है। उसमें ये प्रायिकता वाला पूरा चैप्टर बन के आता है, बड़ा सा, जो जितना भी 12th में पहले था, जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन और सब निकालते हैं, मतलब मानक विचलन, प्रसरण और ये सब निकाला था कि 12th में, वो पूरा डिटेल में आता है वहां पे भी, ठीक है। तो अब आता है अपवर्जी घटना, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसी दो घटनाएं जो आपस में, मतलब उनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन ऐसी दी जाती है, एक साथ एक ही समय पर दो घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। एक ही समय पर दो घटनाएं एक साथ नहीं होती है, ऐसी दो घटनाएं अपवर्जी घटना कहलाती है। जैसे कॉइन को उछालने पर हेड और टेल आना, कभी एक साथ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हेड और टेल आना अपवर्जी घटना है आपस में, या तो हेड आता है या टेल आता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? अपवर्जी घटना। है बीच में खड़ा हो गया? अरे मैं आंखों से पढ़ लेता हूँ बेटा चीजें, मैं सोचा करो ऐसे ज्यादा, ठीक है। अपवर्जी घटना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पाई, ठीक है, समझ में गया? अपवर्जी घटना। अब आता है एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण प्रायिकता। एग्जॉस्टिव इवेंट, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव इवेंट, इसे बोलते हैं संपूर्ण प्रायिकता, संपूर्ण घटना। अरे कहाँ गया रे? संपूर्ण घटना। और भी कोई नाम है क्या हिंदी में? अनावर्ती? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था। एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, संपूर्ण घटना। इसका मतलब ये होता है कि एक सैंपल स्पेस है, इसके बहुत सारी घटनाएं इसमें से निकल रही, क्योंकि हमने क्या बोला, घटना इसका पार्ट होती है एक्सपेरिमेंट का, और एक्सपेरिमेंट का सब कुछ क्या है? सैंपल स्पेस में छुपा हुआ है। तो सैंपल स्पेस में से बहुत सारी घटनाएं निकली, और यदि एग्जॉस्टिव इवेंट है तो सारी घटनाओं का यूनियन, सारी घटनाओं का यूनियन एस बन जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, जो कि आप बेस थ्योरम में यूज भी करते हैं, जो 13.3 एक्सरसाइज होती है वहां पे बहुत यूज होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब सभी घटनाओं का यदि यूनियन लिया जाए तो वापस से सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाए, उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है संपूर्ण घटना, ओके। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशंस। अब उसके बाद आते हैं कुछ बातें कि भाई जब भी लिखा हुआ हो या अथवा, ठीक है, क्या यूज होगा? यूनियन या इंटरसेक्शन? या अथवा कोई एक, ठीक है, कम से कम एक, और ठीक है, कोई भी इस तरह के वर्डिंग आई हमेशा यूनियन। इंटरसेक्शन कब यूज होगा? दोनों, तथा हिंदी वाला और, व, तब यूनियन,
ठीक है, दोनों के एक साथ, दोनों का मतलब है दोनों का एक साथ हल करना, तब इंटरसेक्शन। ठीक है, ये वर्डिंग आएगी क्वेश्चन में तो इंटरसेक्शन, ये वर्डिंग मिलेगी तो यूनियन। याद रहेगा, सारी चीजें इसमें ऐसी है, आपको शब्दों से ही पकड़नी पड़ेगी चीजें, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही आ रहे हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मतलब अपनी बुक्स में दे रखे उसी स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस आ रहे कंटिन्यू। ठीक है, ज्यादा कोई हाई लेवल नहीं आ रहे, बस यही है कि वो खुद ही अपने आप में शब्द ऐसे होते हैं कि हाई लेवल फील होते हैं। 2023 में जो ये कल पीडीएफ भेजा है उसमें पहला क्वेश्चन तो राजस्थान बोर्ड और आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल्ट वाला है शायद, कल जो पीडीएफ भेजा था। अनुज आया नहीं क्या आज, गायब है। ठीक है, तो जो पीडीएफ भेजा था उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में भी आता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो इसलिए बोल रहा हूँ जो एनसीईआरटी बुक है या फिर अपनी पुरानी वाली राजस्थान बोर्ड वाली बुक है पूरी सॉल्व कर लेना अच्छे से, प्रोबेबिलिटी में कहीं गलत नहीं होगा और एडवांस तक का काम हो जाएगा। एडवांस में भी इसमें बहुत सही क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें फील ऐसा लगता है कि टफ है लेकिन होते ईजी है। ठीक है, क्योंकि शब्दों में खेल करता है वो। तो या अथवा कोई एक, कम से कम एक, दोनों, तथा, और, वह, ये सब इसमें आ जाएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन में। लिख लीजिए इतना, फिर करते हैं आगे। परस्पर अपवर्जी को ये भी लिख लेना, परस्पर अपवर्जी को डिसजॉइंट इवेंट मतलब और बोलते हैं असंयुक्त, असंयुक्त घटना है ना, इसका दूसरा नाम भी है असंयुक्त, असंयुक्त घटना। लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लो, ये कोई पूछने वाला नहीं है, बस क्वेश्चन में पहचानना है आपको। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा लिख लो ना। वैसे यार तू ये, अरे तेरा फोन है क्या ये नंबर? क्या हो गया, कॉल भी आ रहा है? अरे वो दानवीर कर रहा है, तू कर दे, पुट कर। हाँ हेलो, हाँ हाँ बताइए अंकल। अच्छा एक मिनट, दानवीर तो नहीं है अभी, मनोज वो है अपना, विशु वीपी है। हाँ विश्वनाथ है, कराऊँ? ठीक है ठीक है, ले मम्मी। ठीक है, हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट, ये पढ़ा होगा ना बहुत जगहों पे, एक्सक्लूसिव शोरूम, उसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव शोरूम मतलब केवल और केवल वो पर्टिकुलर चीज ही बेचते हैं, मतलब ब्रांड बेचते कोई भी। हाँ एक ही कंपनी का, सस्ते वाले तो मिक्स कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अपवर्जी घटना, असंयुक्त घटना। ठीक है, उसके बाद आ गया, ये इसकी रूल है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। एक और लिख लेना, स्वतंत्र घटना, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट,
ये तो आकाश को भी याद होगा। आकाश, स्वतंत्र घटना क्या था? पढ़ा तूने अभी यार, उस दिन तो मेरे को मैसेज किया। बचा के रख रहा है ये। स्वतंत्र घटना ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए गुणा बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात ध्यान रखें, दोनों डिफरेंट चीज है, स्वतंत्र घटना और अपवर्जी घटना। बच्चे इसमें एक चीज समझ लेते हैं, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब हुआ है दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अपवर्जी का मतलब हुआ दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और स्वतंत्र का मतलब हुआ दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे परीक्षा में, एग्जाम में जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो वो एक स्वतंत्र घटना है, सब अपना अपना पेपर दे रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। हालांकि अपन को मतलब होता है, बट वहां ये मान के चलते हैं कि मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो एक स्वतंत्र घटना है एग्जाम देना। या अथवा कोई एक, कम से कम एक, यूनियन यूज करेंगे। या आ जाए अथवा आ जाए, कोई एक आ जाए, कम से कम एक आ जाए, यूनियन यूज करेंगे। हाँ नहीं वहां तो, हाँ ठीक है। EXHAUSTIVE, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव इवेंट। EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव इवेंट। लिख लिया सारा? और जब भी जिसको मौका मिले 12th क्लास की 13.3 की वीडियो जरूर देख लेना, जो कल की वीडियो है 13.3 की। ठीक है, 12th क्लास की है ना, अभी अभी अपलोड कर दूंगा। रीजन उसका ये है, उसमें आधा घंटे की क्लास है और आधा ही घंटे की क्लास में बेस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और वही क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, अपने भी डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी मौका मिले देख लेना। आपने सीखा होगा पहले किसी और मेथड से, आता भी होगा, बट एक बार वो मेरा वाला मेथड जरूर पढ़ लेना। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस मैंने 2-4 ट्रिक दी है, उस ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है बेस थ्योरम का। तुमको तो पढ़ाया हुआ है, तो तुम्हारा वही मेथड है। तुम्हें तो शायद ऑनलाइन लिया था ना मैंने उस समय, प्रायिकता उस समय ऑनलाइन हुई थी शायद। देख लेना एक बार जब जब इसको मौका मिले, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ तो कवर करूंगा ही, बट वहां का देख लोगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या है, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ उसमें मेथड समझाना है। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखवाना पड़ेगा, फिर मेथड समझ में आएगा। ओके, करें आगे? हाँ, नेक्स्ट लिखिए भाई। लिखो, टेबल बना रहे, लिखो घटनाओं का बीजगणित। पहले लिखो घटनाओं का बीजगणित, घटनाओं का बीजगणित। घटनाओं का बीजगणित पहले लिखिए ए नहीं, ए नहीं, ए बार। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए ए या बी, ए या बी। हाँ, ए या बी, ब्रैकेट में ए या बी करके लिखो, फिर लिखो कम से कम एक, कम से कम एक। हाँ, ए या बी, फिर ब्रैकेट में कम से कम एक, या का मतलब यूनियन। थर्ड लिखिए ए तथा बी, ए तथा बी, तथा का मतलब इंटरसेक्शन, ए तथा बी। नेक्स्ट लिखिए, जिससे याद रहे 2 बार में, ए परंतु बी नहीं, ए परंतु बी नहीं, ए बट बी नॉट, ए परंतु बी नहीं। क्या लिखेंगे?
ना तो ए व ना ही बी, ना तो ए ना ही बी। ए तथा बी में से यथार्थ है, ए तथा बी में से यथार्थ है एक, ए तथा बी में से यथार्थ है, यथार्थ का मतलब होता है सिर्फ, ओनली। अब ये प्योर हिंदी है, गड़बड़ कर जाती है कई बार। क्या था, ए तथा बी में से यथार्थ है एक, मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। ए तथा बी में ओनली एक, यथार्थ का मतलब होता है सिर्फ एक, ठीक है। सिर्फ एक का मतलब है या तो ए कर रहा है बी नहीं, या फिर बी कर रहा है ए नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार, यहां पे ए कर रहा है बी नहीं, यूनियन ए तथा बी में से सिर्फ एक, ए कर रहा है बी नहीं, यहां पे बी कर रहा है ए नहीं। क्लियर। अगला लिखो, ए बी तथा सी में से यथार्थ है दो, ए बी तथा सी में से यथार्थ है दो, ए बी तथा सी में से यथार्थ है दो। ए बी तथा सी में से यथार्थ है दो, कोई भी दो, क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में से, तीनों में से कोई दो कर रहे हैं, दो कर रहे हैं तो एक पे बार, फिर यूनियन करते जाओ, फिर यूनियन, पहले वाले में बी और सी ने किया, दूसरे वाले में ए और सी ने किया, तीसरे वाले में ए और बी ने किया। ए बी तथा सी में सभी, ए बी तथा सी में सभी, ए बी तथा सी में सभी, सभी मतलब क्या होगा, सभी मतलब इंटरसेक्शन, सभी मतलब एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों तीनों ऐसे। और फिर लिखिए, ए बी तथा सी में कम से कम एक, ए बी तथा सी में कम से कम एक, कम से कम एक वर्ड आ गया, मतलब ए बी तथा सी में कम से कम एक, कम से कम एक, तीनों में यूनियन। प्रायिकता पता ही है कहां से कहां तक वेरी करती है, प्रायिकता किसी भी 0 से 1 तक होती है, अलग अलग है, ये सभी का है, कम से कम एक, ए बी तथा सी में कम से कम एक, टोटल प्रायिकता ये बताइए। अच्छा, ये अगर P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार बराबर 1, लिख लो, ये तो फिर पता है लेकिन फिर भी लिख लीजिए, सारी पॉइंट्स रखें अपने पास, जरूरी है। अच्छा, ये फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय होता है फाई। और दूसरा तरीका क्या होता है इसको शो करने का, खाली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट, ठीक है, जीरो नहीं शो कर दे, खाली ब्रैकेट, रिक्त समुच्चय मतलब खाली, नल इवेंट, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, खाली की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल, फाई में अनुकूल कितना है, 0, कुछ भी नहीं, बटा वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है। तो हमेशा रिक्त समुच्चय की प्रोबेबिलिटी 0। इस हिसाब से सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी,
सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1, पूरा भरा हुआ है, सैंपल स्पेस ही तो होता है, उसी से तो निकलती है सब चीजें। अनुकूल भी सैंपल स्पेस है, कुल भी सैंपल स्पेस है, तो 1 बन जाएगा। ठीक है, नीचे टोटल में तो हमेशा ऐसे ही आना है, यूं समझ लो ऐसे ही आना है। पी ए प्लस पी ए बार, डैश जो है वो बाहर ही होता है, डैश भी लगा सकते हो, बाहर भी लगा सकते हो। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला याद है, अनुकूल बटा कुल। नेक्स्ट लिखिए संयोगानुपात, 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 संयोग प्लस अनुपात। हाँ, हिंदी हिंदी संधि है क्या? संयोगानुपात, आ प्लस आ लिखे, आ बन जाता है। संयोगानुपात में लिखो घटना ए के पक्ष में, घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात, घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात बराबर P ऑफ ए अपॉन P ऑफ ए बार। ए के पक्ष में संयोगानुपात, नहीं कुछ भी नहीं है, P ऑफ ए बटा P ऑफ ए बार। घटना ए के विपक्ष में, घटना ए के विपक्ष में ठीक है, लिख लिया, ए के पक्ष में, ए के विपक्ष में, फिर फॉर्मूले लिख लेते हैं। अच्छा से तो समझ में आ गया, पक्ष में है तो फेवर में है तो ऊपर ए आएगा, नीचे ए बार, और अगर विपक्ष में तो उल्टा हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले लिख लेते हैं, P ऑफ ए यूनियन बी, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है तब क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, लिखा था कंडीशन। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लेने पर कितना होगा फाई की प्रायिकता, तो परस्पर अपवर्जी घटना होने पर, परस्पर अपवर्जी घटना होने पर कब है ये, परस्पर अपवर्जी घटना के लिए। ठीक है, ये परस्पर अपवर्जी घटना में यही रह जाता है, बस वो टुकड़ा चला जाता है जीरो में। स्वतंत्र घटना होने पर, स्वतंत्र घटना होने पर ए यूनियन बी पी ए पी बी माइनस पी ए पी बी। ठीक है, स्वतंत्र घटना होने पर लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, इसको और कुछ हल कर सकते हो क्या, स्वतंत्र घटना होने पर? और कुछ हल करने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस पी ए पी बी, दोनों में से पी बी कॉमन आ रहा है। दोनों में से पी बी कॉमन आ रहा है, जैसे पी बी कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस पी ए। देखो
इसे P ऑफ A प्लस P ऑफ B 1 माइनस P ऑफ A, P ऑफ A प्लस P ऑफ B ठीक है। P ऑफ A को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस P ऑफ A बार। P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार 1 था ना टोटल प्रायिकता के हिसाब से, तो P ऑफ A को लिख दिया 1 माइनस P A बार, ठीक है, प्लस वन माइनस तो नया फॉर्मूला तैयार हो गया और इसी से सॉल्व करेंगे जब भी स्वतंत्र घटना होगी तब। ये बड़ा मेथड नहीं लगाएंगे, बड़ा पड़ता है, ये छोटा पड़ेगा क्योंकि अपने पास 2 नहीं 3 4 आएंगे, ठीक है, 3 4 5 भी आ सकते हैं। तो जब स्वतंत्र घटना हो 3 4 5 कंडीशन आ जाए तो सीधा फॉर्मूला हो गया 1 माइनस सबके बार, 1 माइनस सबके बार गुणा में। आ गया प्रूफ भी समझ में। ये लिखा, पीबी कॉमन लिया, पीए को 1 माइनस पीए बार लिख दिया, कॉमन निकाला और ये सब फॉर्मूले बनते चले गए, ठीक है। इस हिसाब से स्वतंत्र घटना के लिए, इस हिसाब से स्वतंत्र घटना के लिए ये बोल सकते हैं हम, स्वतंत्र घटना के लिए ये सारी कंडीशन अभी स्वतंत्र घटना में एंटर चल रहे हैं वहीं पे ही, कि भाई अगर आपसे बोला जाए ए यूनियन बी यूनियन सी और लास्ट में कुछ भी बोल दो यार, एक काम करो A1 A2 A3 लास्ट में AN, अगर ऐसा बोला जाए कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN स्वतंत्र घटना में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN बराबर 1 माइनस सबका मल्टीप्लीकेशन, सबका बार का मल्टीप्लीकेशन, A1 बार A2 बार A3 बार AN बार। ये वाला नहीं आएगा, इसमें आगे ना ये स्टेप कौन सा नहीं आया बोलो, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश 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 AN लिख, A यूनियन B बराबर 1 माइनस पी ए बार पी बी बार, पी ए बार, ठीक है। स्वतंत्र घटना के केस में ही ये कंडीशन वैलिड है, ये बात का जरूर ध्यान रखें। स्वतंत्र घटना के केस में ही ये कॉमन आ पाया। हाँ, राइटिंग अच्छी है ना मेरी, थैंक यू। लगा रखा है, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, ये हो गया अपने परस्पर अपवर्ती, ये हो गया स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना में हमने और फॉर्मूले बना लिए। अब लिखते हैं आगे, ए सिंपल ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस दो के जोड़े, अरे नीचे नहीं, कंटिन्यू में है, ये नॉर्मल केस में ये वैलिड है और स्वतंत्र घटना के केस में ये वाला वैलिड है, ठीक है।
स्वतंत्र घटना के केस में ये वाला वैलिड है, वैलिड ये भी है स्वतंत्र घटना पे, लेकिन बड़ा होगा तो अपन छोटा मेथड यूज करेंगे, ये वाला। ठीक, फिर पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। फिर पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। अगर ए पे बार है तो बी में से घटेगा, और अगर बी पे बार है तो ए में से घटेगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए थोड़े से क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे आगे। अभी ये 12th का पार्ट नहीं आया है, 12th में आपके सहप्रतिबंध प्रायिकता से शुरुआत होती है, अभी सहप्रतिबंध प्रायिकता नहीं कराया, अभी ये सिर्फ 11th का पार्ट है, मतलब 12th से पहले तक का। लिखिए प्रश्न। देखो, मोहन 60% स्थितियों में सत्य बोलता है। क्वेश्चन लिखिए, मोहन 60% स्थितियों में सत्य बोलता है। मोहन 60% स्थितियों में सत्य बोलता है, मतलब 100 में से 60 बार सत्य बोलता है, सच बोलता है। ठीक है, सोहन 80% स्थितियों में सत्य बोलता है। सोहन, दो नाम लिख लो कोई भी, पहला वाला जो लिखा है दूसरा बदल के लिख लो, आकाश का लिख लो। 80% स्थितियों में सत्य बोलता है। किसी कथन पर उनका एक दूसरे से विरोधाभास होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी कथन पर उनका एक दूसरे से विरोधाभास होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विरोधाभास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पता है किसी को? 12th करके आए हो ना? अरे 12th, सारे 12th पास है ना, एक दो को छोड़ के? एक ही है क्या? एक ही। विरोधाभास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट होना, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, CONTRADICTION। विरोधाभास मतलब एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है। ठीक है, विरोधाभास का मतलब क्या है, एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, या फिर दूसरा वाला झूठ सच बोल रहा है, पहला वाला झूठ बोल रहा है, तो क्या बनेगा? पहले तो ये बताओ ये किस प्रकार के इवेंट है, अब आपको ही पहचानना पड़ेगा। इसका सच बोलना, इसका झूठ बोलना, या इसका झूठ बोलना, इसका सच बोलना, किस प्रकार के इवेंट है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसके सच बोलने से उसका कोई प्रभाव यहाँ पे बोला नहीं गया है, इसके झूठ बोलने से उसका प्रभाव बोला नहीं गया है, तो ये कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो क्या होता है? उनका इंटरसेक्शन उनके गुणन के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं मोहन और सोहन दो है ना। ठीक है, तो पहला वाला मोहन ले लिया, और ये तो इसके सच बोलने की प्रायिकता 60% है, तो 60%, और मोहन के झूठ बोलने की प्रायिकता, अरे मोहन पहला वाला ही था ना। ठीक है, और फिर सोहन। यस, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसका मतलब क्या कह रहा है? अगर मोहन सत्य बोल रहा है तो सोहन क्या बोल रहा है? मोहन सत्य, सोहन झूठ।
ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया। ध्यान रखिए स्वतंत्र घटना है, आपको ही पता लगाना पड़ेगा स्वतंत्र है नहीं है। अगर स्वतंत्र घटना नहीं होती तो ये चीज नहीं लिख पाते, ये बाहर है एक्चुअली में, ये इंटरसेक्शन है एक्चुअल में। मतलब मोहन सच बोल रहा है ये है, और यहां लिखा हुआ है, तो ये स्वतंत्र घटना से तोड़े गए हैं, ये स्वतंत्र घटना है। कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, विरोधाभास कहां से हुआ, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब ये होता है, एक जो भी चीज कह रहा है वो एक दूसरा उसका विपरीत है, तो यहां पे सच और झूठ है। ठीक है, 11/25। करे 11/25 आएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट, ए तथा बी दो पासों को बारी बारी से उछालते हैं। ए तथा बी दो पासों को बारी बारी से उछालते हैं। ए तथा बी दो पासों को बारी बारी से उछालते हैं। यदि बी के साथ उछालने से पहले ए तथा बी दो पासों को बारी बारी से उछालते हैं। यदि बी के साथ उछालने से पहले ए 6 उछालता है, आएगा भी। यदि बी के साथ उछालने से पहले, अरे योग है, हाँ गणित के साथ। यदि बी के किसका हो गया, घूषण घूषण। ए तथा बी दो पासों को बारी बारी से उछालते हैं। दो पासे हैं भाई, दो, ठीक है। यदि बी के साथ उछालने से पहले, गणित वाला साथ है, साथ उछालने से पहले ए 6 उछालता है तो ए जीतता है। ए 6 उछालता है तो ए जीतता है। ए 6 उछालता है तो ए जीतता है। और यदि ए के 6 उछालने से पहले, ए के 6 उछालने से पहले बी 7 उछालता है, ए के 6 उछालने से पहले बी 7 उछालता है तो बी जीतता है। ए के 6 उछालने से पहले बी 7 उछालता है तो बी जीतता है। यदि ए उछालना प्रारंभ करे, यदि ए उछालना प्रारंभ करे, यदि ए उछालना प्रारंभ करे तो ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लिख लिया प्रश्न। देखो गेम कुछ इस प्रकार से है, दो खिलाड़ी है ए और बी। ए गेम को उछालना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। जब आपसे बोला जाए ए के जीतने की प्रायिकता, तो आप इस तरीके से गेम को अरेंज करोगे कि हमेशा ए ही जीते। और जब आपको कहा जाए बी के जीतने की प्रायिकता, तो आप गेम को इस तरीके से अरेंज करोगे कि बी ही जीते, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये लिखा ए और बी। ए से प्रारंभ करना है तो चांस कौन कौन सी आएगी, पहली आएगी तो दूसरी इसके पास जाएगी, ऐसी होगा ना गेम, ठीक है। फिर तीसरी इसके पास आएगी तो चौथी यहां, पांचवी इसके पास आएगी तो छठी यहां, चलता रहेगा इस प्रकार से, समझ गए।
अगर आप ए को जिता रहे हो तो आप पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें और डैश 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 के अनुसार जीतोगे। और अगर आप बी को जिता रहे हो, मतलब बी की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो, तो दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और डैश 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 के अनुसार जीतोगे। ठीक है, अब बात आती है ए के जीतता कब है। ए जीतता कब है भाई, क्या फेंकने पे जीतता है? ए के 6 उछालने से पहले बी 7 उछालता है तो बी जीतता है, और बी के 7 उछालने से पहले ए 6 उछालता है तो ए जीतता है। इसका मतलब ए 6 उछालने पर जीत रहा है। 6 का मतलब यहाँ पे है दोनों का योग, क्योंकि 7 भी आ रहा है ना, 7, और दो पासे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे योग के मतलब में बोल रहा है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस तो पता ही है, तो मैं ए का फेवर बनाता हूं। ए का है योग 6, बनाओ भाई। 1 5, बिल्कुल सही, आगे बोलो। सही है, 1 2 3 4 5। ए का जीतना, ए विन 5/36, तो ए का हारना कंफर्टेबल। अब बी पे आ जाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। योग 6, 2 पासे पर 6 आना है बेटा। पासे में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, जोड़ने पर 6 बन सकता है। अब की बार 7। हाँ वही तो पढ़ा अच्छे से, देख फेंके कह रहा है नहीं कह रहा, देख देख वापस पढ़ तो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए के 6 उछाल, यदि बी के 6 उछालने से पहले ए 6 उछालता है तो ए जीतता है। तो ए कब जीत रहा है? जब ए 6 उछाल रहा है। और अगली लाइन में बी कब जीतता है? जब बी 7 उछाल रहा है। इतना ही लेना है वैसे यहाँ से, ये आ गई ना लाइन समझ में, बस इतना ही लेना है और कोई मतलब नहीं। पहले बाद में वो छोड़, पहले बाद में तो अपन ने सेट कर दिया ये, पहले बाद में का किस्सा छोड़ दो आप तो बस ये देख लो। या योग 7 आया, कंडीशन कितनी बन रही है यार? 6 बन रही है, इसमें 1/6 दे रखा है। बनाओ यार, कंडीशन सही बनाओ। 6 बन रही है ना? तेरी कितनी बनी कंडीशन? 6 बनी ना? फिर सबकी कम क्यों बन रही है? देखो एक है, यहां से एक एक बढ़ाते जाओ। 2 5 3 4 4 3 बी के पहला और दूसरा पास है ना, पहला और दूसरा। बी के जीतने की प्रायिकता 1 2 ए के जीतने की प्रायिकता, बी के जीतने की प्रायिकता, ए के हारने की, बी के हारने की। करे गेम शुरू। हाँ जीतने की निकल गई, कहाँ निकली? कंडीशन में जीतने की है, कंडीशन भी तो है, तो सिंपल जीतने की है। हाँ भाई करे। अब गेम स्टार्ट हुआ, ए गेम स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है, ए का नंबर है फर्स्ट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जहां गेम जो जीता वहीं गेम स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको ए को जीतने की कंडीशन बनानी है। तो ए को जीतने की कंडीशन मैंने आपको बोल दिया, या तो पहली बार, तीसरी बार, पांचवी बार, सातवीं बार और डैश डैश डैश। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, या तो पहली बार ए ने गेम स्टार्ट किया और पहली बार में ही जीत गया, पहली बार ए ने गेम स्टार्ट किया और पहली बार में ही 6 फेंक दिया, दोनों पासे फेंके शकुनी की तरह, और दोनों में ही
6 आ गया, ठीक है। अब पहली बार में 6 आ गया तो पहली बार जीत गया, पहली बार जीत गया तो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइम में विन हो गया, दैट इज बस जीते ही रुक गया गेम, रुक गया मतलब प्लस, रुक गया मतलब प्लस, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी हर बार पहली बार जीत जाए। अब दूसरी कंडीशन, नहीं पहली बार नहीं जीता, अब की बार जिता रहे हैं पर उसको तीसरी केस में, तीसरी केस में पहुंचने के लिए पहली बार ए से, ए क्या करेगा, पहली बार हारेगा, फिर बी वाला भी हारेगा, तभी ए को थर्ड चांस मिलेगी, तभी ए को थर्ड चांस मिलेगी ना। जीत गया तो वही रुक जाएगा गेम। मैंने ए को डिसाइड कर दिया, ए को थर्ड चांस में जिताना है, तो ए को थर्ड चांस तक ले जाना भी तो पड़ेगा। तो पहली चांस में ए हारा, दूसरे चांस में बी भी हारा, तब तीसरा चांस वापस ए के पास आया और ए वहां पे जीत गया। अब ए अगली बार कब जीत सकता है, पांचवी बार। पांचवी बार का मतलब मैं ये बोल सकता हूं, ए हारा, फिर बी हार गया, फिर वापस ए हारा, फिर से बी हार गया, स्क्वायर कर दिया, है ना। अब ये ऐसे कब तक चलेगा, अनंत, जब तक कि जीते नहीं, जब तक उसके हाथ दुखे नहीं, ठीक है, समझ गए। सिस्टम तो समझ आ गया ना सॉल्व करने का। अच्छा, अब इसमें से जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, फिर हल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन सबके पास है, कॉमन ले लिया, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लॉस बी लॉस, ए लॉस का स्क्वायर है और बी लॉस का भी। ये कौन सी चीज है, गुणोत्तर श्रेणी, तो अनंत वाली है, अनंत बार चलेगा, मैंने बोला ए अपॉन या तो पहले वैल्यू रख के सॉल्व करो या फिर पहले पूरा सॉल्व कर लो फिर लास्ट में वैल्यू रख देना, कैसे भी कर सकते हो, इजी पड़ता है। पहले पूरा सॉल्व कर लो फिर वैल्यू रख देंगे लास्ट में। हो गया पूरा तैयार, अब बस मान उठा के रख देते। ए विन, ए का विन 5/36, ए लॉस बी लॉस दोनों को गुणा करेंगे, 5 × 5 ऐसे रहेगा ना। चलो सॉल्व, ये जमाना समझ में नहीं है। अरे गेम खेलना है, दो दोस्त तुम दोनों बैठे हो ना, साथ में खेल लो। ये तो प्रायिकता ऐसी है, कभी ताश खिलाएगी, कभी कॉइन उछालेगी। देखो यहाँ पे बोला गया है ए गेम स्टार्ट करता है, बस आप ये ध्यान रखो इस तरह के प्रश्न में, अभी ऐसे और वैरायटी है, इसी टाइप के 2-3 प्रश्न और बनते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में जब भी क्रम की बात होती है, हमेशा जो गेम स्टार्ट करता है वहां उसका ध्यान रखना है और उसकी नंबरिंग का ध्यान रखना है। तो वो नंबरिंग आ रही है उसकी, अगर 2 जने हैं तो पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 3 होते तो पहली, दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9, इस तरीके से चलेगा। और जिसको जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं उसी को जिताएंगे हमेशा। तो कौन कौन से नंबर पे जीत सकता है, वो पहले पे, तीसरे पे, पांचवे पे। पहले पे जीता, ये पहले का विन, खत्म हो जाता है, जीतते ही गेम खत्म, ठीक है। खत्म का मतलब गेम फिनिश हो गया। फिर प्लस, प्लस मतलब दूसरी कंडीशन बना रहे, जो तो पहली बार में जीत जाएगा, और कंडीशन सोच रहे हैं। जब और सोचा तो पता चला तीसरी बार में जीत सकता है। तीसरी बार कब मिलेगी उसको चांस, तीसरी बार चांस कब मिलेगी ए को, जब पहले ए हारा, बी भी हारा, तब ए के पास वापस तीसरी बार आएगा ना गेम जीतने के लिए। फिर ए को 5वीं बार जिताना है, 5वीं बार कब जीत सकता है, ए और बी हारे, फिर ए और बी हारे, तब ए आएगा। तो यही तो लिखा, यही लिखा, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 216 माइनस 155, 5/36, 216/61, 36 से काटोगे 6 बार कटेगा,
आ गया। अब एक बार वैसे बी पूछा नहीं है पर बी के जीतने की टेबल बनाओ। हालांकि यहां से आप बोल सकते हो 1 में से घटा दूंगा आंसर आ जाएगा, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को टेबल चाहिए। टेबल सही बना रहे हो नहीं बना रहे, मतलब ये टेबल का ये एक्सप्रेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन, अगर पूछा जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन, तो पहले ए हारेगा, शाबाश, फिर बी जीतेगा, दूसरी चांस हो गई, सेकंड चांस, अगली बार कौन सी चांस है, फोर्थ चांस है, मतलब ए हारा, बी हारेगा, ए हारा, बी हारा, फिर से ए हारा, फिर बी जीता। चौथी चांस होगी ना, 2 इसमें चली गई, तीसरी चौथी, हाँ। अब 6 बार, छठी बार की क्या बनेगी, ए हारा और बी हारा, फिर ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए हारा, 3 2 5 और एक छठी बार जीता। आगे बनाना। अब की बार अगर कॉमन लेना है तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हारना सब में है और बी का जीतना सब में है। टेबल बनेगी बिल्कुल सेम। कॉमन लेने के बाद वही बनेगा सेम, ठीक है। आंसर आ जाएगा 1 में से घटा के, कितना बच गया, 30 30 60, 31 बटा 61। वो आंसर तो यहां से घटा के भी आ जाएगा, बट मान लो सीधा ही बी पूछा तो बनाना तो आना चाहिए ना, एक ही जगह सीधा ही बी पूछा, ठीक है। जरूर थोड़ी पहले ए निकालोगे फिर बी निकालोगे। अब आप करेंगे सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये बन गई बेटा गुणोत्तर श्रेणी अनंत वाली। अनंत वाली गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र होता है a बटा 1 माइनस आर। ए होता है प्रथम पद और आर होता है सेकंड अपॉन फर्स्ट, या फिर बोलते हैं सार्व अनुपात। चाहिए थे ना मिक्स में, ये ना, ये आएगा 31 बटा 61, हल करने पे 31 आएगा, नहीं आ रहा, 31 आएगा वो तो 1 में से। लिखो भाई एक और क्वेश्चन, अब आप करें। ए बी सी 3 पुरुष बारी बारी से एक सिक्का उछालते हैं। ए बी सी 3 पुरुष बारी बारी से एक सिक्का उछालते हैं, जिसके पहले चित्त आए उसी की जीत होती है। एबीसी बारी बारी से सिक्का उछालते हैं, जिसके पहले हेड आए उसी की जीत होती है। जिसके पहले हेड आए उसी की जीत होती है। यदि ए की बारी पहले हो तो, यदि ए की बारी पहले हो तो, ए की बारी पहले हो तो उन सभी के जीतने की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। सभी के मतलब ए बी सी तीनों के करेंगे अपन। उनके जीतने की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। बनाओ भाई संभावनाएं। सेम सा क्वेश्चन है, केवल प्रायिकताएं थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ए बी सी, ए गेम शुरू कर रहा है, ए गेम शुरू कर रहा है तो पहले नंबरिंग दे दो, पहला, दूसरा, तीसरा।
देन फोर्थ, इधर फिफ्थ, इधर सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9। गिनती तो सबको आती है। दे दिया नंबरिंग। इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। अगर आपने बुक वाला मेथड पढ़ लिया, बुक को पढ़ लिया, तो कहते ही समझ में ना आए। ठीक है, ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता कि गिनती में जमा के आराम से पहचानना है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, नंबरिंग दे दी। अब बात आ रही है पहले जीतने की और हारने की प्रायिकताओं की। पहले वो तैयार कर लेते। तो जीतने के लिए क्या बोला है, जो हेड फेंकता है वो जीतता है। कॉइन कितने, एक ही है ना, तो एक कॉइन है, तो जीतने के लिए 1/2, हारने की भी 1/2। मैंने पी और क्यू लिख लिया, जीतना हारना, विन लॉस कुछ भी लिख लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लो, ठीक है, सबकी बराबर है, तो इसलिए अपन ने पी और क्यू लिख लिया। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा आसान है। पहले इस तरह की वैरायटी का भारी क्वेश्चन करा दिया, अब हल्का हल्का ही लगेगा। करे, टेबल बनाते। टेबल बनाओगे तो बनाओ, ए जिताना है आपको। पहले पहले जीत जाएगा मतलब पी, जीतने को मैं पी बोल रहा हूं। पहले पहले जीत जाएगा मतलब पी। और कब जीतेगा, फोर्थ बार, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर से पहले क्या हुआ, ए हारा, बी हारा, सी भी हारा, तो तीनों हारे। और तीनों हारे की प्रोबेबिलिटी समान है। पिछली बार अलग अलग थी, पिछली बार अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग लिखना पड़ रहा था। इस बार समान है, समान है तो क्या हो जाएगा विप्रियांशु, इसकी भी क्यू हारने की, इसकी भी क्यू और इसकी भी क्यू, तीनों का गुणन क्यू क्यू। फिर जीतने की आ गई पी। पहले लिखूं क्या, वो ए हारा बी जीता वो सब लिखूं? हाँ लिख दो। जिनको आ गया है कर दो, बस हो गया। जिनको आ चुका है कर दो। ए पहली बार में जीत गया, अगली बार ए हारा, बी हारा और सी हारा, तीनों हारेंगे, तब फोर्थ चांस मिलेगी। फोर्थ चांस में ए जीत गया, ठीक है। अगली बार सेवंथ चांस मिलेगी, तो सेवंथ मिलेगी तो पहले तीनों हार गए, फिर एक और बार हारेंगे और फिर ए जीतेगा। और इस प्रकार यह है श्रेणी चलती रहेगी। अब हारने की प्रायिकता क्यू है और जीतने की पी है, तो पी दो दो चार द्वितीय 6, पी कॉमन आ रहा है 1 प्लस क्यू क्यूब प्लस क्यू पावर 6 ए अपॉन 1 माइनस आर। बताइए भाई वैल्यू कितनी आ रही है, 32, 4/7 सही है। बी की और निकाल लो, सी की फिर जोड़ के एक में से घटा देना। बी की तो निकालनी पड़ेगी। वैल्यू रख लेना 4/7। चार बटे सात। सेकेंड वाला कितना आया भाई बी का, क्या कह रहा है, क्या चीज बताऊं दोबारा? 2/7। ये इसके नीचे से
ए का जीतने की प्रायिकता P है, नाम दिया P, और ए के हारने की, ए या बी या सी कोई भी हारना है कोई भी जीतना हो, जीतने की प्रायिकता को P दिया है और हारने की प्रायिकता को Q दिया है, क्योंकि सेम है। पिछली बार क्या है 6 और 7 दोनों का अलग अलग था सिस्टम, इस बार दोनों की प्रायिकता सेम है तो ए जीतने की P है और हारने की Q है, तो जस्ट P लिख दिया। हारना है 3 बार आ रहे हैं, Q गुणा Q, और श्रेणी बना दिया। बस मान रखना है P और Q का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 'C' के लिए ना ए और बी को जोड़ के एक में से घटा देना। क्या टोटल प्रायिकता एक होती है ना, किस में बेटा? बी में देख लेते हैं। दूसरी बार जीताना है तो ए हारा बी जीता, 5वीं बार जिताना है तो 4 बार हारेंगे, फिर 8वीं बार जिताना है, समान होने का फायदा है। हो गया? लिखे एक और, किसी तथ्य में ए और बी स्वतंत्र गवाह है, किसी तथ्य में ए और बी स्वतंत्र गवाह है। देखो अरे सी वाला डायरेक्ट निकलेगा, दोनों को जोड़ के एक में से घटा देना, सी निकालने मत लग जाना, ठीक है। किसी तथ्य में ए और बी स्वतंत्र गवाह है, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता x, किसी तथ्य में ए और बी स्वतंत्र गवाह है, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता x तथा बी के सत्य बोलने की प्रायिकता y है। यदि किसी कथन पर ए और बी दोनों सहमत हो, यदि किसी कथन पर ए और बी दोनों सहमत हो तब इस कथन के सत्य होने की प्रायिकता, सहमत हो तब इस कथन के सत्य होने की प्रायिकता, इस कथन के सत्य होने की प्रायिकता, दोनों सहमत हो तब इस कथन के सत्य होने की प्रायिकता। थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड पे है, ए बटा बी वाला रूप याद हो तो, जो शुरुआत में सह प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ते हैं, ए बटा बी। बताइए ये प्रश्न है कक्षा 11 की किताब में। अभी तो कक्षा 11 से बाहर निकल रहे हैं। यार तू यार
इस कथन के सत्य होने की प्रायिकता। एक्स वाई थोड़ा थोड़ा तो आई। हालांकि मैंने 12th का फॉर्मूला लिखवाया नहीं, फिर भी 12th के फॉर्मूले पे है। किस पे है? सप्रतिबंध प्रायिकता। अब लिखवाऊंगा a बटा बी होता क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। ठीक है, ये पढ़ के आए हो आप 12th में। सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट यहीं से शुरू होती है 12th क्लास में, प्रायिकता a बटा बी, a इंटरसेक्शन b बटा p ऑफ b। इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते हैं हिंदी में, b घटित हो चुका है तब a के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, और हम बोलते हैं जो हो चुका होता है, जो पता होता है, जो दिया गया होता है वो नीचे, जो पता होता है, दिया गया होता है, हो चुका होता है वो नीचे, और जो निकालना है वो ऊपर। कल से यही बोल रहे। ठीक है, तो ये जो हो चुका है वो नीचे और जो फाइंड करना है वो ऊपर। अब क्वेश्चन पढ़े वापस। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए के सत्य बोलने की प्रायिकता x, बी के सत्य बोलने की प्रायिकता y। ए और बी दोनों सहमत है, दोनों सहमत है। दोनों सहमत कब कब हो सकते हैं? ये आपको पता है, दोनों सहमत है जब हो सकते हैं और भी सहमत, जब दोनों या तो सत्य बोल रहे हो या दोनों ही झूठ बोल रहे हो। ठीक है, यार तुम मुझे मत लो, टॉपिक ही ऐसा है। वैसे ही दोनों सहमत है, मतलब दोनों या तो सच बोल रहे हैं या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और ये बात बोली गई है हमें पता है, मतलब दोनों सहमत है ये हमें पता है, और जो चीज पता होती है वो आती है बटे में। तो क्या बोलेंगे? ए और बी या तो सहमत है तो दोनों झूठ, दोनों या तो सच बोल रहे हैं या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ये हमें पता है वाला केस हो गया। अब क्या याद करना है? उनके सच बोलने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों के सच बोलने की प्रायिकता जब ये दिया गया है, जब ये पता है, जब ये ऑलरेडी हमें बोला गया है कि ऐसा हो रहा है, इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या सप्रतिबंध प्रायिकता। फॉर्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। तो दोनों का इंटरसेक्शन, अगर यहां पे देखो थोड़ा सा, ये और इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो दोनों में कॉमन क्या चीज है? यही है। तो क्या बोलोगे? ए बी बटा नीचे क्या आ जाएगा? ए बी कॉमा ए बार बी बार। नीचे तो ये का यही आ जाएगा ना। अच्छा, ऊपर क्या बन जाएगी प्रायिकता? दोनों के सच बोलने की। अब इसकी निकालनी पड़ेगी, क्या बनेगी? इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए अलग है बी अलग है। अरे गुणा करो, बताओ कितना है। इसमें तो सिद्ध कीजिए था, तो आना ही है। 11वीं किताब में सिद्ध कीजिए और ये सब आता है ना। कैसे कैसे वापस होता? कहाँ है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार? ये पी ऑफ ए भी और ये सेम नहीं है। उसके लिए भी नियम है, आ रहा है अभी। सेम चीज नहीं है ये। वो ये होता है बेटा, ये और इसमें फर्क है।
नहीं आया ना साफ? ये एक्सप्रेशन लिखना है क्या, ये बताओ? ये एक्सप्रेशन लिखना है क्या? जो पता होता है वो नीचे, जो फाइंड करना होता है वो ऊपर। पता क्या है, दोनों सहमत है। सहमत कब हो सकते हैं? दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो ये सच हो गया और ये झूठ हो गया दोनों के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट है इसलिए यहां पे अलग अलग बार आया है। दोनों झूठ बोल रहे हैं, मतलब दोनों ए अपना अलग झूठ बोल रहा है ए बार, और बी अपना अलग झूठ बोल रहा है बी बार, ठीक है। अब ये ए बटा बी का जो रूप होता है कैसे हल होता है? दोनों का इंटरसेक्शन, ये रहा फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, दोनों में कॉमन चीज क्या है? इंटरसेक्शन कॉमन चीज ए बी है, और नीचे वाला पूरा आ गया। ए और बी की प्रायिकता आपको दी हुई है, दोनों के सच बोलने की प्रायिकता x और इसकी y है। इसके झूठ बोलने की प्रायिकता 1 माइनस एक्स और इसके झूठ बोलने की प्रायिकता 1 माइनस वाई। ये एक्स वाई आ गया डायरेक्ट ए बी। कैसा आया? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे ये दोनों कॉमन लगा के लिखा है, मतलब प्लस में बदल गए। फिर ये वापस एक्स वाई हो गया और ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई हो गया। पूरा हल किया, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब लिखिए, नहीं थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी और, हाँ 12th वाली, यस हाँ नीचे दिया हुआ। अरे रट जाएगा, ये दिया हुआ, तभी तो कह रहा हूँ 12th वाली क्लास। कल की 13.3 की 12th वाली क्लास और देख लेना आधा घंटे की, उसमें बार बार यही है जो दिया होता है नीचे, जो दिया होता है नीचे। आधा घंटे का ब्रेक लगता है, उसमें दिखा दो। नहीं तो फिर एक काम करो, जाओ जाओ सारे इधर, ये घूमती नहीं है। चलो लिखो, क्या बोल रहे हैं? हाँ ऊपर इंटरसेक्शन है तो नीचे लेना, ले ही नहीं क्या? इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेगा, मतलब कॉमन क्या आएगा कॉमन दोनों में? ये बता मुझे बेटा, ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा हुआ है 5 6 7। अब बता क्या लिखूंगा? ऊपर दोनों का कॉमन, 5 का कॉमन क्या हुआ? तो ये लिखा और नीचे लिख दिया 5 6 7, यही तो लिखा है? इसका आंसर लिखा हुआ है ना वो। अरे और कैसे? प्रायिकता शुरू हो चुकी है। लिखो अब टॉपिक, सप्रतिबंध। अच्छा सप्रतिबंध प्रायिकता, हाँ 12th वाला, यही फॉर्मूले पढ़ने हैं, शॉर्ट में लिखूंगा। हाँ सप्रतिबंध प्रायिकता, एक तो यही फॉर्मूला है फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके आगे डैश करके लिख लीजिए, इसी फॉर्मूले के आगे, इस फॉर्मूले के आगे लिख लीजिए, यहां पे एरो करके, बी हो चुका है तब ए के घटित होने की प्रायिकता। बी हो चुका है, बी हो चुका है तब ए के घटित होने की प्रायिकता। बी हो चुका है तब ए के घटित होने की प्रायिकता।
बी हो चुका है तब ए के घटित होने की प्रायिकता। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ भाई, इसके लिए क्या बोलोगे? ए हो चुका है तब बी के घटित होने की प्रायिकता। ये दोनों हो गए सप्रतिबंध प्रायिकता। फिर लिखिए डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम, ए यूनियन बी का होल बार ये तेरा पॉइंट 3 में गया। लिख ले तो लिख ले, लिखने में कंजूसी मत कर, लिख ले। अब 13.1 में है, 2 में है, 3 में है और कहीं है, हो जाएगा एडजस्ट। डी मॉर्गन नियम, अगर पूरे पे बार हो तो ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस, इस पूरे बार को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। डी मॉर्गन का तो यही नियम है, ये एक्स्ट्रा में लिखवाया है जिससे आपको पता रहे। ये होल बार इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये पहला। दूसरा नियम है ए इंटरसेक्शन बी पे होल बार हो डी मॉर्गन नियम। ये उसमें भी काम आते हैं, गेट्स, मतलब फिजिक्स में जब गेट्स पढ़ते हैं। डी मॉर्गन नियम नहीं आए, पढ़ लिए क्या? पढ़ोगे जब आएंगे काम। अभी कह रहा हूं बात करने का मतलब ही कह रहा हूं पढ़ाई नहीं है। क्या कह रहा है? तू बोलता बोलता मत रुकेगा, बोल दिया कर यार, मन में मत रखा कर। हां मन में रहते थोड़े दिक्कत से लिखो नेक्स्ट, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, BAYE। अच्छा तुम तो हिंदी वाले हो यार। हाँ, BAYES थ्योरम, और हिंदी में बोलते हैं बेज प्रमेय। बेज बेज प्रमेय, ठीक है। अब बेस प्रमेय पे क्वेश्चन लिखेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। लिखो, हाँ एक ही प्रश्न से लिखो, BAYES लिखो, क्वेश्चन लिख लो। थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन से ही बन जाएगी थ्योरी, तभी समझ में आएगा। लिखो, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में, बोल्ट बोल्ट बोल्ट, हाँ, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन ABC का कुल उत्पादन, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन ABC का कुल उत्पादन मशीन ABC का कुल उत्पादन 25%, 35% और 40% है। पच्चीस, 35 और 40% है। इसमें से 5, 4 और 2% त्रुटि है। 5, 4 और 2% त्रुटिपूर्ण है, डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव पीस तैयार होते हैं। कोई भी कारखाना हो 100% परफेक्शन के साथ काम करे तब भी थोड़े से थोड़ा माल तो डिफेक्टिव आता ही आता है। उसको चेक करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में।
जैसे अपने मोबाइल्स होते हैं, कार्स होती है, कोई भी डिवाइसेस अपन यूज करते हैं, है ना, सब चीज का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो क्वालिटी कंट्रोल में जाते हैं चेक होने के लिए, तो उसमें से कुछ चीजें खराब निकल आती है। तो यहाँ जितना भी उत्पादन हुआ है उसका 5% त्रुटिपूर्ण है, यहाँ 4% है और यहाँ 2% है। ये ध्यान रखें, ये 5% 25% का है, टोटल का नहीं है। ये जो यहाँ पे मान लो 100 आइटम बने, उसमें से 25 आइटम ये बने, उस 25 का 5% ये खराब है, उस 35 का 4% ये और 40 का ये 2% खराब है। ठीक है, फिर लिखिए, निकलते ना, अभी मंगाया है वापस कंपनी ने। बोल्ट के कुल उत्पादन में से बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छया निकाला जाता है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छया निकाला जाता है। 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया ना। और त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। मशीन बी द्वारा बनाया गया है। कल की क्लास तो तुमने पढ़ी ही नहीं, लेकिन मशीन बी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब देखो आपको पहचानने का तरीका, सबसे पहले पहचानने का तरीका ये, इसमें हमेशा कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हुए आएंगे, लास्ट में बोलेगा क्वेश्चन में क्या है, 3 अलग अलग प्रोडक्शन हो रहे, उसके बाद सारे सामान को एक साथ रखा, एक सामान निकाला, वो मिला त्रुटिपूर्ण, मतलब डिफेक्टिव मिला है, ये आपको दिया गया है। देखो वर्डिंग पढ़ो, लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है, बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट निकाला जाता है और वह त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। जो पता होता है नीचे, पता क्या चला यहां पे, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, त्रुटिपूर्ण, डिफेक्टिव, जो भी बोलना चाहो, हिंदी इंग्लिश कोई भी वर्ड लिख लो। जो पता होता है वो नीचे आता है। एक क्वेश्चन इस पे बन रहा है हर साल। ठीक है, बेस थ्योरम पे 12th में भी इंपॉर्टेंट था और यहां भी है। तो जो पता होता है वो नीचे आता है, डिफेक्टिव। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है 2023 के पेपर में, लेटेस्ट, लास्ट ईयर 2023 के पेपर में दे रखा है पहला ही क्वेश्चन, जो कल शीट भेजी है उसमें वैल्यूज अलग हो सकती है, क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आया हुआ है और राजस्थान बोर्ड की किताब का है, एनसीईआरटी की किताब का है, सब जगह मैच करेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो पता होता है वो नीचे आता है। अब निकालना क्या है, बी का है, तो जो निकालना है, फाइंड करना है, वो ऊपर। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्यों नहीं लिखवाया, इसलिए नहीं लिखवाया, फॉर्मूले से हो गए कंफ्यूज। अब यहां आपको मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है, और मेथड ये कहता है जिसने ये बना लिया वो पूरा हल कर जाएगा। अब कैसे, वो देखो, ये बन गया क्या, सबको आगे ज्यादा समझ में। जो पता होता है वो नीचे डालना है, या 3 तरीके यूज करता है, या तो बोलेगा यह ज्ञात है, ज्ञात का मतलब पता है, या फिर बोलेगा जैसे अभी बोला ये पाया जाता है, या फिर यह होता है। ठीक है, इस तरीके से वो वर्ड देगा, वो तो आएगा नीचे, और जो फाइंड करना होगा वो आएगा ऊपर। इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं, पूरा फॉर्मूला इसी पे टिका हुआ है। ये बन गया, तो इसको उल्टा कर दो, डिफेक्टिव अपॉन बी, नीचे वाले को गुणा कर दो, इसको उल्टा कर दो, नीचे वाले को गुणा कर दो, सेम टू सेम उठा के नीचे ले आओ, सेम टू सेम उठा के नीचे ले आओ। अब ये जो अकेला है ना बी, इसके ऑप्शन ढूंढो और क्या है। बी का ऑप्शन है ए और सी, बी का ऑप्शन है ए और सी, तो जहां जहां बी था वहां ए और सी लगा के प्लस करते जाओ। जहां जहां बी था वहां ए लगा दिया पहले और सी लगा दिया। सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, अनुकूल अपॉन कुल। ये अनुकूल प्रायिकता है और ये टोटल प्रायिकता है। ठीक है, वापस देखो, ये चीज बनाई, इसको उल्टा किया, नीचे वाले को गुणा किया, ये उठा के कॉपी किया। अब बी का ऑप्शन जो अकेला है ना, उसी का ऑप्शन ढूंढना है, कंफ्यूज मत हो जाना, जो अकेला है उसका ऑप्शन ढूंढा। बी के और क्या ऑप्शन है, बी के ऑप्शन है ए और सी,
तो ए एडजस्ट किया और सी एडजस्ट किया, उसी फॉर्मेट में एडजस्ट करोगे जिस फॉर्मेट में बी था, उसी फॉर्मेट में हो गया एडजस्टमेंट, फॉर्मूला रेडी। अब वैल्यू उठानी है, वैल्यू के लिए ये अपन को दिया हुआ है, अब मैं बोलूंगा आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। बी टाइप में डिफेक्टिव माल कितना है, बी टाइप में डिफेक्टिव माल, बी टाइप में डिफेक्टिव माल 4/100, 4% मतलब 4/100, ठीक है। जब भी परसेंट हो बटा 100, तो ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू इसकी जगह रखा जाएगा 4/100, बस इतनी सी बात है, ठीक है। फिर बात आती है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रायिकता, बी कितना सामान बना रहा है, हाँ तो ये तभी तो गुणा में है, इसलिए तो एडजस्टमेंट हुआ है, इसलिए तो गुणा में है, इसलिए ही गुणा में है, ठीक है। अब हाँ, अब क्या है डिफेक्टिव इन ए में डिफेक्टिव माल कितना है भाई 5%, तो 5/100, ए का खुद कुल माल कितना है 25/100, फिर ये ऊपर है, कर दो। देखो जमाता हूं वैल्यूज, आप भी देख कर लेना। डिफेक्टिव इन बी 4/100, बी में है 35/100, बटे में 4/100, 35/100 प्लस, अभी कोई काटना मत कुछ भी, वैल्यू सीधा सरल करने का तरीका कर रहे हैं। फिर ए में है 25/100 गुणा 5/100, काटने की जल्दी ना करें, 40/100 गुणा 2/100। देखो बटे में 4 जीरो सबके पास है, अंश में भी है और हर में भी है, सब कट जाएगी, कॉमन लेंगे यहां से, बटे में 4 जीरो और इधर भी 4 जीरो, सब कट जाएगी, तो आपके पास बचेगा 35 70, 35 गुणा 4, 25,000 पे 100, 125, 80, बस 4 जीरो इधर से कॉमन आके कट गई, ठीक है। टोटल कर दो, डिवाइड कर दो, करके बैठ गया 12/23 तो नहीं है ना, काट काट काट, हो गया, ठीक है। हाँ तो 12/69, अगर प्रॉपरली सहप्रतिबंध प्रायिकता के क्वेश्चन करने हैं तो ये बनाना परफेक्ट जरूरी है, सारा खेल यहीं से होने वाला है, ठीक है। बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।